जय हिंद। बिहार अवर निरीक्षक मद निषेध का दूसरा प्रैक्टिस सेट जो कि ड्यूटेरिया का है, बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है निम्नलिखित कथन को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है, पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न होने के कारण एक संकीर्ण पट्टी है। सही बात है। दूसरा है, यहाँ पर पत्तना एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ मौजूद है। ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, और पहला जो है पहला का व्याख्या भी दूसरा करता है। तो इस तरह से एक और दो दोनों सही है, और दो एक की सही व्याख्या भी करता है। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में सही नहीं है। कहा गया है कौन सही नहीं है, किसके बारे में? आग्नेय चट्टानों के बारे में। पहला सवाल है, आग्नेय चट्टानें स्थूल, परत रहित, कठोर, सघन तथा जीवाश्म रहित होती है। सही है। दूसरा है, सिलिका की मात्रा कम होने पर आग्नेय चट्टान का रंग गहरा तथा अधिक होने पर हल्का होता है। ये भी सही है। दूसरा है, कम सिलिका की मात्रा वाली आग्नेय चट्टानें अम्लीय होती है। नहीं, कम सिलिका वाली आग्नेय चट्टानें जो होती है अम्लीय नहीं बल्कि क्षारीय होती है। तो ये हो जाएगा क्षारीय। और अगला है, यह चट्टानें प्रायः रवेदार होती है। ये भी सही है। तो कह रहा था आग्नेय चट्टानों के संदर्भ में कौन सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के संबंध में दिए गए कथन पर विचार करना और असत्य कथन की पहचान करना। पहला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की उत्पत्ति गर्म सागरों के ऊपर होती है। सही है। विषुवत वृत्त पर कोरियोलिस बल शून्य होने के कारण इसकी उत्पत्ति नहीं हो पाती है। ये भी सही है। अगला है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में वातावरण के कारण तापमान में विभिन्नता देखी जाती है। नहीं, विभिन्नता देखी नहीं जाती है, बल्कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में जो होती है वातावरण के कारण जो है वातावरण का वहाँ पे अभाव पाया जाता है, और जिसके कारण जो है तापमान संबंधी विशेषताएं जो विभिन्नताएं जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो ये हमारा तीसरा क्या हो गया, गलत हो गया। अगला है कि यह चक्रवात उपोष्ण कटिबंध में प्रविष्ट होते ही समाप्त होने लगता है। ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो गया, कह रहा है असत्य कथन। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? सी नंबर। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया सी। अगला है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। पहला है नील नदी। बताना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। तो नील नदी पर कौन सा बांध है? तो नील नदी पर बांध है आसवन बांध। तो एक का कौन सा हो गया? 2 हो गया। दूसरा है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी पर कौन सा बांध है? कड़ीवा बांध है। नाइजर नदी पर कौन सा बांध है? तो ये हो जाएगा कैजी बांध। और चौथा है नील नदी पर, नीली नील नदी पर। तो नीली नील नदी पर कौन सा बांध हो जाएगा? सेन्नार बांध। तो एक का हो गया 2, बी का हो गया 3, और सी का हो गया 1, और डी का हो गया 4। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 2 3 1 4। 2 3 1 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो अगला सवाल है 5 नंबर, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन का चयन करना। पहला कार्य, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित है। गलत बात है। ऑप्शन 1 गलत हो गया। दूसरा है कि प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होता है। कह रहा है प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होता है। ये भी गलत हो गया। तीसरा है कि उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है। हाँ, ये सही है। उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से क्या होता है? अधिक होता है। दूसरा है कि द्वितीय उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। नहीं। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया 5 का सी।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है एवं दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्र की प्रमुख खाद्य फसल है। इसका प्रयोग मुख्यतः चार फसल के रूप में किया जाता है, चारा फसल के रूप में किया जाता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है एवं दक्षिण व मध्य भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों की प्रमुख खाद्य फसल है और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, चारा के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ज्वार। अगला है बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से किस जिला समूह के अंतर्गत पाई जाती है। बिहार में धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्न में से किस जिला समूह के अंतर्गत पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंगेर, जमुई, नवादा और गया जी। तो 7 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला है कि पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। उपर्युक्त विवरण किससे संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा कोरियोलिस बल। तो पृथ्वी के घूर्णन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले आभासी बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिने और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। ये किसका कथन है, किसके कारण, तो कोरियोलिस बल के कारण। अगला है कि जलोढ़ मृदा के संबंध में, जलोढ़ मृदा के संबंध में कौन सा कथन सही है। सही कथन का चयन करना है जलोढ़ मृदा के संबंध में। पहला है कि संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण जलोढ़ मृदा से हुआ नहीं। प्रायद्वीपीय भारत में तो जलोढ़ मृदा बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, तो एक गलत हो गया। पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टाई क्षेत्र जलोढ़ मृदा से बने हैं। पूर्वी तटीय मैदान एवं डेल्टाई क्षेत्र जो है किससे बना हुआ है, जलोढ़ मृदा से बना हुआ है, ये सही है। अगला है कि खादर मृदा में कंकर पत्थरों की मात्रा अधिक होती है, नहीं, कम होती है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम होता है, न्यूनतम नहीं बल्कि अधिकतम होता है। जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, जबकि खादर मृदा में कंकर पत्थरों की मात्रा क्या होती है, अधिक नहीं बल्कि कम होती है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है भारत की साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन की पहचान करना है। साक्षरता के संदर्भ में बताना 2011 की जनसंख्या के अनुसार साक्षरता दर 83% है। कह रहा है कि 2011 की कह रहा है भारत की साक्षरता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। पहला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83% है। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 83% है, गलत। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है, तो ये साक्षरता दर जो भारत का था वो था 74.04%। 83 नहीं बल्कि 74.04% हो जाएगा। तो पहला गलत हो गया। अगला कह रहा है जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है, जो व्यक्ति केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता उसे भी साक्षर माना गया है, गलत। अगला है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% है, सही है। पुरुषों की साक्षरता दर 84.14% है, ये भी गलत है, बल्कि पुरुषों की जो साक्षरता दर है वो 82.14%, 84 नहीं 82.14% हो जाएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना हो जाएगा, 74.04%। और भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 65.46%। और पुरुषों की साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, 82.14%। इस तरह से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 10 का 80 नंबर। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। बताना है किस राज्य में कौन सा पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य है। पहला है कि रंगनाथिट्टू पक्षी विहार। रंगनाथिट्टू पक्षी विहार कहाँ है, तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। तो
एक का कहाँ हो गया, एक का हो गया 3। अगला करा है सलीम अली पक्षी विहार। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो जाएगा, गोवा में है, तो सलीम अली पक्षी विहार का हो गया गोवा। अगला है भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ जाएगा, राजस्थान में। और सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, हरियाणा में। तो इस तरह से हो गया। रंगनाथिट्टू कहाँ हो गया, कर्नाटक। सलीम अली पक्षी विहार कहाँ हो गया, गोवा हो गया। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो गया, राजस्थान हो गया। जबकि सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 11 का, 11 हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1 बी नंबर। अगला है मैग्नीज खदानों के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। मैग्नीज खदानों के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है। तो हो जाएगा कालाहांडी, कालाहांडी छत्तीसगढ़, गलत है। रत्नागिरी मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। अगला है तुमकुर, तुमकुर खदान कहाँ है, कर्नाटक में, ये सही है। तुमकुर खदान कहाँ है, कर्नाटक में है। और बालाघाट महाराष्ट्र, ये भी गलत हो जाएगा। तो 12 का आंसर कौन सा हो जाएगा, 12 का सी हो जाएगा। अगला कार्य है 13 नंबर, निम्न घटना और उनके समय को सुमेलित कीजिए। 1556, 1556 में क्या हुआ था, हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। तो ए का हो गया 3, बी है 1526, 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था। तो ये हो जाएगा बी का 2 नंबर। 1761 तीसरी लड़ाई पानीपत का। तो सी का हो जाएगा 4, अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1739 ईस्वी में। नादिर शाह के द्वारा दिल्ली में क्या किया गया था, कत्ले आम किया गया था। तो 1526 ईस्वी में हो गया बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई। 1556 में हो गया हेमू और अकबर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई। 1761 में हो गया अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई। और 1739 में हो जाएगा नादिर शाह द्वारा दिल्ली में क्या किया गया था, खुलेआम कत्लेआम किया गया था। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 13 का 3 2 4 1, 3 2 4 1, 3 2 4 1 सी नंबर। अगला है बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। कह रहा है बुद्ध द्वारा पहली बार उपदेश देने की महत्वपूर्ण घटना की स्मृति में कहाँ एक स्तूप का निर्माण किया गया था। तो कहाँ किया गया था, सारनाथ में। 14 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। उपनिषदों में संकलित वार्तालापों के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कह रहा है उपनिषद के संदर्भ में, उपनिषद में जो संकलित वार्तालाप है उनके संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। सही बात है। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का उल्लेख भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। कह रहा है कि विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबारों में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी, बिल्कुल लेती थी। अगला है कि निर्धन व्यक्ति भी इस तरह के वाद विवाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, नहीं। 15 का कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही नहीं है। तो 15 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। अगला है मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में, मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य वंश की स्थापना करने में मदद की थी। सही बात है। मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, बिल्कुल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेनाओं का संगठन किया और नंद राजा धनानंद को पराजित किया था, ये भी सही है। धनानंद एक लोकप्रिय राजा और नंद वंश का संस्थापक था, नहीं। धनानंद जो था निरंकुश राजा था, न कि लोकप्रिय राजा था। और यह
नंद वंश का संस्थापक नहीं था, बल्कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। जो नंद वंश का संस्थापक था वो था महापद्म नंद। तो 16 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 16 गलत कौन सा हो गया? डी नंबर। तो कह रहा है कौन सा सही नहीं है, तो डी सही नहीं है। अगला है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? कह रहा है कि बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो किसके कार्यकाल में हुआ था? तो रामपाल के कार्यकाल में जो है बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। अगला है कि अकबर के शासनकाल के इतिहास से संबंधित विवरण निम्न में से किस पुस्तक में मिलती है? किससे? तो अकबर के शासनकाल का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है? तो अकबरनामा मिलता है। किससे मिलता है? अकबरनामा मिलता है। अगला है विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? कह रहा है कि विजयनगर के विरुद्ध तालीकोटा के युद्ध में किन 3 राज्यों ने संगठन बनाकर आक्रमण किया था? तो कौन किया था? तो ये हो जाएगा गोलकुंडा होगा, बीजापुर भी था, और ये अहमदनगर भी था। बहमनी राज्य नहीं था। तो ये कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। कह रहा है चरक संहिता निम्न में से किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित हो जाएगा। चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? बहुत ही अच्छा सवाल है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था? तो किस पुस्तक में? हिंद स्वराज नामक पुस्तक में जो है महात्मा गांधी ने अपनी ब्रिटिश संसद को बांझ और वेश्या कहा था। अगला सवाल है कि बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे? तो ये थे मुरली मनोहर प्रसाद। कौन था बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक? मुरली मनोहर प्रसाद। अगला है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ था? जैसा कि हम जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो है उस दौरान दुनिया जो 2 गुटों में बट चुका था। एक था धुरी राष्ट्र तो दूसरा था मित्र राष्ट्र। तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी राष्ट्र में शामिल हुआ था? तो कौन शामिल हुआ था? तो शामिल जो हुआ था वो था बुल्गारिया। कौन शामिल हुआ था? बुल्गारिया शामिल हुआ था। अगला सवाल है 24 नंबर। 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था, जिसका कारण क्या था? कारण 1939 में, जैसे हम जानते हैं कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों से क्या दे दिया था? त्यागपत्र दे दिया था। इसका क्या कारण था? किस वजह से कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने 7 प्रांतों से त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका सही क्या हो जाएगा जवाब? ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्व युद्ध के समय भारतीयों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल करना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला है 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? 1930 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस उद्देश्य हेतु किया गया था? तो किस लिए किया गया था? तो भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने हेतु जो है लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1930 ईस्वी में। जबकि दूसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1931 में और तीसरा 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला है कि 26 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन के दौरान देश में आंदोलन हुए, इन्हीं में से मोपला विद्रोह भी एक प्रमुख विद्रोह था। मोपला विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था ये बताना है। असहयोग आंदोलन के दौरान कौन सा विद्रोह हुआ था? मोपला विद्रोह हुआ था। और यह मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम की विशेषताओं के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 1935 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं थी, इस पर विचार करना है। पहला है कि एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया था।
सही है। दूसरा है ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान किया गया। नहीं, ब्रिटिश भारत की 50% जनता को मताधिकार प्रदान नहीं किया गया था। अगला है सम, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की समाप्ति। ये भी गलत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। अगला है 28 नंबर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से किस उद्देश्य पर केंद्रित है? तो ये हो जाएगा घरों में रूफटॉप सोलर अपनाने को बढ़ावा देने हेतु जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुरुआत किया गया था। 29 नंबर हो जाएगा, शेड्स ऑफ सेफरन। शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? सवा नकवी हो जाएगा। शेड्स ऑफ सेफरन पुस्तक के लेखक कौन हो जाएगा? सवा नकवी हो जाएगा। 30 नंबर है, नीचे दिए गए अभिकथन ए और कारण आर पर विचार करिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। कह रहा है कि वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है। कह रहा है कि कौन सा कथन सही है? ये क्या हो जाएगा? 9वें स्थान पर है, सही है। कारण कह रहा है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है। ये भी सही है। वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर कौन हो जाएगा? और रूस हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की गई सोहराई पेंटिंग, कौन सा पेंटिंग? सोहराई पेंटिंग किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? झारखंड। सोहराई पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। जो भारतीय प्रधानमंत्री ने किसको भेंट किया है? रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, कायाकल्प योजना। कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है स्वास्थ्य और परिवहन कल्याण मंत्रालय। कायाकल्प योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला है 33 नंबर है, दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन। दिसंबर 2025 में 23वें भारत रूस वार्षिक सम्मेलन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किसने किया है? तो ये किया है भारत ने। किसने किया है? भारत ने। 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने किया है? भारत ने किया। कब किया? दिसंबर 2025 में। 34 नंबर सवाल है, पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पीएलआई स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो घरेलू विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला सवाल है, पीएम मित्रा पार्क किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? पीएम मित्रा पार्क किस सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो कपड़ा और परिधान निर्माण हो जाएगा। अगला है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन बताना है कौन सा है? तो कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण वाले प्रथम 3 राज्य कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। ये सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सर्वाधिक वनावरण वाला क्षेत्र है वो राज्य है वो कौन सा है? 1 नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और तीसरे नंबर पे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है।
अगला है सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाले राज्य मिजोरम है, ये गलत है। सर्वाधिक वनावरण में वृद्धि वाला राज्य मिजोरम नहीं है, ये गलत हो जाएगा। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, ये सही है। अगला है सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये भी गलत है। तो इस तरह से कौन कौन से कथन गलत हो गया, 2 और 4 हो गया। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 4, क्योंकि असत्य कथन बताना था। अगला है क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे QES अपडेट कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो कौन सा मंत्रालय जारी करता है, तो ये जारी करता है श्रम और रोजगार मंत्रालय। अगला है कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल इन चीज़ों को बढ़ावा देती है। बताना है किन चीज़ों को जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बढ़ावा देती है, तो ये किसको बढ़ावा देती है, तो सभी आयु समूहों में वैज्ञानिक संस्कृति और सार्वजनिक जुड़ाव से संबंधित जो है चीज़ों को ये बढ़ावा देती है। अगला है डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम। डिजिटल इंडिया इंटर्नशिप स्कीम का मुख्य उद्देश्य बताना है क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों को ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स का प्रैक्टिकल अनुभव देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला 40 नंबर सवाल है मार्च 2025 में सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी किया है। बताना है कि मार्च 2025 में सी डॉट ने किस IIT के साथ साझेदारी किया है, तो किसके साथ किया है, तो IIT दिल्ली के साथ जो है सी डॉट ने साझेदारी किया है। 41 नंबर सवाल है बिहार के नए राज्यपाल किन्हें नियुक्त किया गया है। बताना बिहार का नया राज्यपाल कौन बना है, तो वो कौन बना है, सैयद अता हसनैन। सैयद अता हसनैन को जो है बिहार के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है भारत की उड़ान योजना। बताना है कि भारत की उड़ान योजना जो है किससे संबंधित है, तो भारत की उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी से संबंधित हो जाएगा। अगला है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना किन बातों पर फोकस करती है, अमृत भारत स्टेशन योजना किन बातों पर फोकस करती है, तो किन बातों पर फोकस करती है, रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं में बदलना इसका प्रमुख उद्देश्य है अमृत भारत स्टेशन योजना का। अगला 44 नंबर सवाल है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का प्रमुख उद्देश्य जो हो जाएगा भारत को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात के लिए एक ग्लोबल हब बनाना जो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य हो जाएगा। 45 नंबर सवाल है INS विक्रांत जो है महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत का क्या है, बताना है। कह रहा है कि INS विक्रांत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पहला स्वदेशी रूप से निर्मित विमान वाहक पोत है। तो INS विक्रांत क्या है, एक विमान वाहक पोत है जो स्वदेश रूप से निर्मित पहला विमान वाहक पोत है। तो अच्छा सवाल है। अगला 46 नंबर सवाल है वर्मा समिति का संबंध किससे है। बताना है कि वर्मा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, तो वर्मा समिति का संबंध मूल कर्तव्य से हो जाएगा। वर्मा समिति का संबंध किससे हो जाएगा, मूल कर्तव्य से हो जाएगा। अगला 47 नंबर सवाल है निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। बताना है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कौन कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है। तो महाभियोग प्रक्रिया में कौन भाग नहीं लेता है, राज्य विधानसभा भाग नहीं लेती है। राज्य विधानसभा कभी भी जो है महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती है परंतु राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का ये हिस्सा है। 48 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या को निर्धारित किया गया था। और कितना निर्धारित किया गया है, तो 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 15% से अधिक नहीं होना चाहिए कुल लोकसभा के
केंद्र में जो है लोकसभा के कुल सदस्य संख्या से 15% अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगला सवाल है 49 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन व्यवस्था क्या निर्धारित की गई है? तो ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना निर्धारित की गई है। 50 नंबर सवाल है, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? बताना है कि एक ब्रिटिश नागरिक जो कि कहाँ रह रहा है, भारत में रह रहा है, किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? धार्मिक स्वतंत्रता की मांग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। ये आंसर गलत हो जाएगा। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। अगला है, कानून के समक्ष समानता की मांग कर सकता है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का मांग नहीं कर सकता है। 51 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। राजनीतिक दल दिया हुआ है और उसकी स्थापना कब हुआ था ये बताना है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना कब हुआ था? 1964 में। एक का कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा। एक का एक हो गया। अगला है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना 1925 में हुआ था। अगला है बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। और आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ है? 2012 में हुआ है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964, भारतीय मार्क्सवादी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925, बहुजन समाज पार्टी 1984 और आम आदमी पार्टी का स्थापना 2012 में किया गया था। तो 51 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 नंबर सवाल है, भारत में किस दल को राष्ट्रीय दल बनने हेतु पूर्व चुनाव में कम से कम कितना प्रतिशत वोट प्राप्त करना चाहिए? कितना परसेंट? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 53 नंबर सवाल है, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक कथन सही नहीं है? धन विधेयक के संबंध में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो कह रहा है धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, बिल्कुल है। धन विधेयक के मामले में सारी शक्ति किसको दिया गया? लोकसभा को दिया गया। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती नहीं, धन विधेयक की संबंध शुरुआत जो है राज्यसभा से नहीं बल्कि लोकसभा से होती है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। सही बात है। राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, ये भी सही है। तो धन विधेयक के संबंध में कौन कौन सी कथन सही है? पहला ए, सी और डी सही है, जबकि बी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 54 नंबर सवाल है कि संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान किस में दिया गया है? भाग 20 में। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिकथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कथन को कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। कह रहा है अभिकथन ए कह रहा है, भारतीय प्रस्तावना में भारत के स्वरूप को गणराज्य के रूप में स्थापित किया गया है। सही है। कारण दिया गया है कि गणराज्य जनता द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री को राज्याध्यक्ष के रूप में स्वीकार करता है, न कि आनुवंशिकता पर आधारित राज प्रमुख को। ये कारण गलत है। कथन ए सही है किंतु आर गलत है। इस तरह हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर सवाल है, पंचायती राज के जनप्रतिनिधि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? पंचायती राज के जनप्रतिनिधि प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये किसको देता है? ये देता है अनुमंडल दंडाधिकारी को। किसको देता है? अनुमंडल दंडाधिकारी को। अगला है, भारत में स्त्री शिक्षा
को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन सत्य है। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कह रहा है कि इससे पहला है कि इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ती है। सही है। इससे स्त्रियों की आर्थिक स्वतंत्रता क्या होती है? बढ़ती है। इससे उनका सामाजिक औचित्य सुदृढ़ होता है। ये भी सही है। स्त्री एवं बच्चों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये भी सही है। इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। 58 नंबर सवाल है, किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय निम्नलिखित में से किसके समान होती है? तो किसके समान होती है? तो ये होती है साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद के समान होती है। 59 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई और उर्वरक। 60 नंबर सवाल है कि बिहार के प्रमुख ताप विद्युत केंद्र में एक कांटी ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अवस्थिति किस जिला में है? बताना है कि कांटी ताप विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की अवस्थिति किस जिला में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 60 का ए। 61 नंबर सवाल है, भारत में नोटों की निर्गमन व्यवस्था आधारित है। भारत में नोटों की निर्गमन व्यवस्था किस पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा? 61 का सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली पर जो है भारत में नोटों की निर्गमन व्यवस्था आधारित है। 62 नंबर सवाल है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर डैश समिति की सिफारिशों पर की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण ऋण पर किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? तो नरसिंह समिति की सिफारिश पर। किस समिति की सिफारिश पर? नरसिंहम समिति की सिफारिश पर जो है ग्रामीण ऋण पर समिति की सिफारिश की गई थी। 63 नंबर सवाल है, रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती है? रासायनिक परिवर्तन में निम्न में से कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती है? तो कौन सी घटनाएं नहीं हो सकती है? रंग में परिवर्तन रासायनिक घटना है। किसी गैस का बनना रासायनिक घटना है। उष्मा प्रकाश का उत्सर्जन रासायनिक घटना है। मोम का पिघलना रासायनिक नहीं बल्कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? तो मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन नहीं है बल्कि यह एक भौतिक परिवर्तन है। 64 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कह रहा है नायलॉन। नायलॉन क्या है? तो नायलॉन जो है एक फाइबर है। नायलॉन क्या है? एक फाइबर है। तो एक का हो जाएगा सी। पीवीसी। पीवीसी क्या है? तो पीवीसी जो है पीवीसी क्या है? तो एक थर्मोप्लास्टिक है। पीवीसी एक थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण है, जबकि बेकेलाइट जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 3, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। 65 है, किसी ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसी ध्वनि की तीव्रता अगर कम करना है तो हमें ध्वनि के कंपन के आयाम एम्पलीट्यूड को क्या करना चाहिए? कम कर देनी चाहिए। अगला सवाल है 66 नंबर, पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। निम्नलिखित में से किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? किस पादप जगत के पौधों को शैवाल के रूप में जाना जाता है? तो थैलोफाइटा पादप जगत के पौधों को जो है शैवाल के रूप में जाना जाता है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। 68 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना और सही उत्तर का चयन करना है। पहला है 68 त्वचा कैंसर। त्वचा
कैंसर। तो ए का क्या हो जाएगा, किसके कारण होता है त्वचा कैंसर, तो पराबैंगनिक किरणों के कारण। तो ए का हो गया 2। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण में क्या हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापते हैं। वैश्विक तापन, वैश्विक तापन का कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र किसी कारण हो रहा है, तो क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC के कारण। तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी। तो 68 का आंसर हो गया बी। अगला है 69 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, कौन सा तत्व जो है परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, तो कौन नहीं आता है, तो कैडमियम जो है, कैडमियम परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है, बल्कि जबकि थोरियम, यूरेनियम और प्लूटोनियम ये सभी के सभी क्या है, परमाणु ईंधन के उदाहरण हो जाएंगे। मांसपेशियों में थकान, मांसपेशियों में थकान और दर्द किसके संचयन के कारण होती है, तो मांसपेशियों में थकान और दर्द किसके कारण होती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। अगला है 71 नंबर सवाल है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो HCl और HNO3 का मिश्रण है, किसका मिश्रण है, HCl और HNO3 का मिश्रण हो जाएगा। अगला है कि एक वयस्क मानव में, एक वयस्क मानव में सामान्यतः मोलर्स कितने होते हैं, चवर्णक, मोलर्स की संख्या कितनी होती है, तो मोलर्स की संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। कितने चवर्णक होते हैं एक वयस्क व्यक्ति में, 12 चवर्णक होते हैं। अगला है पैरिडॉक्सिन, पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, पैरिडॉक्सिन किस विटामिन को कहा जाता है, तो B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है, B6 को पैराडॉक्सिन कहा जाता है। 74 नंबर सवाल हो जाएगा, राइबोसोम की संरचना में क्या होती है, राइबोसोम की संरचना में क्या होती है, RNA और प्रोटीन होती है, क्या होती है, RNA और प्रोटीन होती है। अगला है कि प्रोटीन किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है, प्रोटीन बताना है किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है, तो किस तत्वों के अणुओं से मिलकर बनता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कौन, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर जो है किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इस तरह से 75 का सही जवाब हो गया ए नंबर। 76 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा मेडुला ऑब्लांगेटा का कार्य नहीं है, कौन सा कार्य बताना है मेडुला ऑब्लांगेटा का नहीं है, तो रक्तचाप का नियंत्रण करना है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना है, हृदय के धड़कन का नियंत्रण करना ये भी है, जबकि पेशियों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना ये मेडुला ऑब्लांगेटा कार्य नहीं है। इस तरह से जवाब हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर डी। 77 सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। तो सवाल है कि वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, वायु में उड़ने वाले साबुन के बुलबुले के भीतर का दबाव बुलबुले के बाहर के दबाव की तुलना में अधिक होता है, ये सही है। पानी के भीतर बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ये भी सही है। बुलबुले के आकार पानी में नीचे से ऊपर की ओर आते हुए बढ़ता जाता है, ये भी सही है। पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है, नहीं, पहले बताया गया कि पानी के भीतर बुलबुला जो है उत्तल नहीं बल्कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है कथन सत्य नहीं है। तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। 78 है, निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, निम्न में से किस पदार्थ का शुद्धिकरण जो है शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता है, नेफ्थलीन का किया जाता है, बेंजोइक एसिड का भी किया जाता है, कपूर का भी किया जाता है, जबकि फिटकरी का जो है शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से नहीं किया जाता। 78 का आंसर क्या आ जाएगा, डी। 79 है, जनित्र अर्थात जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो ये बताना है कि जनरेटर के संबंध में बताना है। जनरेटर एक ऐसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, सही है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, नहीं,
ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, न कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो 2 गलत हो गया। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही है, जबकि 2 क्या है, गलत हो जाएगा। 1 और 3 दोनों सही है, नहीं ए नहीं बल्कि डी हो जाएगा। 80 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प सही है बताना है। कह रहा है 1 आर्क बराबर 10⁻⁻7 जूल होता है, सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये भी सही है। 1 कैलोरी कितना होता है, 4.186 जूल, ये भी सही है। अर्थात एक ए बी और सी तीनों सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। 81 नंबर सवाल है, निम्न में से सत्य कथन का चयन करना है। सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। करा लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है, नहीं, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से क्या होता है, कम नहीं बल्कि ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सी डी क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। 82 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंगों का गुण नहीं है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग अनुप्रस्थ तरंगें होती है, बिल्कुल सही है। विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होती है, ये भी सही है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाती है, ये आंसर 82 का सी क्या जाए, गलत हो जाएगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगों को आगे बढ़ने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यह एक अनुप्रस्थ तरंगें होती है। और विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र जो होती है एक दूसरे के क्या होती है, लंबवत होती है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो जाएगा 82 का सी नंबर। 83 नंबर सवाल है, डबल ट्रैप स्ट्रिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। बताना डबल ट्रैप और स्ट्रिंग शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो ये निशानेबाजी से हो जाएगा, किससे हो जाएगा, निशानेबाजी से। 84 नंबर सवाल है, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के भंडारण में उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है, सही है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरह से 84 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 85 नंबर सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अक्षय ऊर्जा या सद्भावना दिवस बताना है कब मनाया जाता है। अक्षय ऊर्जा या सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती या अग्निशमन सेवा दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। जबकि बाल श्रम निषेध दिवस, ये अंबेडकर जयंती जो है या अग्निशमन सेवा दिवस 20 फरवरी को नहीं बल्कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है, 12 जून को मनाया जाता है। जबकि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है, 20 फरवरी को मनाया जाता है। एक बार फिर देख लेते हैं। अक्षय ऊर्जा या सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, 20 अगस्त को मनाया जाता है। अंबेडकर जयंती अग्निशमन सेवा दिवस ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस ये 12 जून को मनाया जाता है। जबकि विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 2 1 4 3, 2 1 4 और 3 हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है, महारास बसंतरास नटरास, महारास बसंतरास नटरास इत्यादि लोक नृत्य जो है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा मणिपुर से। 87 नंबर सवाल है, देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। देश का जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, परमवीर चक्र है। यह पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है, बताना है परमवीर चक्र कब से प्रदान किया जा रहा है। तो कब से, 1947 से प्रदान किया जा रहा है। मजलिस निम्न में से किस देश के संसद का नाम है, बताना है मजलिस जो है किस देश के संसद का नाम है। तो ये हो जाएगा मालदीव। मालदीव के संसद को क्या कहा जाता है, मजलिस कहा जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था या निकाय के द्वारा प्रदान किया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार किस संस्था या निकाय के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, द कमेटी ऑफ द नॉर्वेजियन पार्लियामेंट के द्वारा जो है शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। 90 नंबर सवाल है, चूज द अपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस, गॉर्जियस का क्या हो जाएगा 90 का, गॉर्जियस का हो जाएगा प्लान। 91 नंबर सवाल है, वह कौन सी छोटी संख्या है जिसमें संख्याएं 3, 5, 6, 8, 10 तथा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 2 आता हो, परंतु 13 से भाग देने पर शेष कुछ नहीं बचता हो। 91 का हो जाएगा 962। जिसको प्राप्त करना कठिन हो, जिसे प्राप्त करना कठिन हो, उसे क्या कास्ट है, दुर्लभ कास्ट है। जिसे प्राप्त करना अधिक कठिन हो, वाक्य के लिए एक सही शब्द क्या हो जाएगा, दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है, बताना है। देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। देवासुर में कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। करा 94 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन। बताना है कि कौन सा एक्टिव वॉइस। द डिसीजन वाज टेकन बाय मी, सेंटेंस फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शन बिलो। बताना कि द डिसीजन वाज टेकन बाय मी का एक्टिव वॉइस कौन सा हो जाएगा। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आई टूक द डिसीजन। 95 नंबर सवाल है, 95 का आंसर हो जाएगा 300। 96 का आंसर हो जाएगा 500। 97 का हो जाएगा 4। 98 का हो जाएगा 3 बार। 99 का हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। और 100 का जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 दोनों सही है, परंतु 2 1 की सही व्याख्या नहीं। इस तरह से आज एडुटेरिया का दूसरा सेट जो बिहार दरोगा मद निषेध का था वो समाप्त होता है। जय हिंद।